नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, 3 नए कानूनों से समय पर सुलभ तरीके से मिलेगा न्याय। दीपावली पर स्वदेशी सामान की करें खरीदारी। दुर्गापुर में छात्रा से दुष्कर्म मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर भाजपा हमलावर। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दिया धरना। ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत भी आरोप तय। भाजपा का तंज। रविशंकर प्रसाद ने कहा, यही है इनका मॉडल। बिहार में नौकरी तो मिलेगी नहीं, छिन जाएगी तुम्हारी जमीन। गाजा शांति शिखर सम्मेलन से पहले हमास ने छोड़े 20 इजरायली बंधक। खुशी से झूम उठे इजरायल के लोग। बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली जारी। और दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन कैरिबियाई बल्लेबाजों ने दिखाया दम। कैंपबेल और होप ने जड़े शतक। वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 390 पर ऑल आउट। भारत को 121 रन का मिला लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग और 9,315 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों पर भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, नए कानूनों से समय पर सुलभ तरीके से न्याय मिलेगा और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी यह बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में नेताओं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आईपीसी की धारा 420, 120(ब) और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(ड) के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। अदालत ने माना कि सभी पर आरोप हैं और कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से असहमति जताई है। कोर्ट सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप तय कोर्ट ने किए। कोर्ट ने माना कि लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस तरह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसको लेकर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जो भी आरोप तय किए हैं वो बहुत गंभीर हैं। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद के शासन में चारा खाना, सरकारी संपत्ति का हेर फेर करना, जमीन दो नौकरी लो जैसे कई भ्रष्टाचार के मामलों का लंबा लेखा जोखा है। ये आरोप बहुत गंभीर है। ये आरोप हैं सरकारी संपत्ति के आवंटन में भ्रष्टाचार, कॉन्स्पिरेसी, डिसऑनेस्टली सरकार को
निर्णय की प्रक्रिया में गड़बड़ करना इत्यादि इत्यादि। पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं, धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव के शासन में हुए तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि आखिर लालू परिवार बिहार को कितना लूटेंगे। मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। लालू जी को सजा हो चुकी है, हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, पद पर रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के आरोपों से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बेंगलुरु सेंट्रल और दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में राहुल गांधी की ओर से वोटर लिस्ट में हेरफेर के लगाए गए आरोपों की एसआईटी जांच को लेकर याचिका दायर की गई थी। यह याचिका वकील और कांग्रेस पार्टी के सदस्य रोहित पांडे ने दायर की थी। इस याचिका में 7 अगस्त को हुई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया गया था, जिसमें उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप सकते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर दुष्कर्म मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीड़िता पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा हमलावर है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर के सिटी सेंटर में दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए धरना दिया। भाजपा इस मामले पर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी पीड़िता पर दोष डाल रही हैं। अगर वो बुरे वक्त में महिलाओं का साथ नहीं दे सकती तो उन्हें राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। एक मेडिकल छात्रा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि छात्रा आधी रात को हॉस्टल से बाहर क्यों थी। ममता ने छात्राओं को देर रात बाहर ना निकलने की सलाह दी थी। गौरतलब है कि ओडिशा से दुर्गापुर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने आई एमबीबीएस की छात्रा खाना खाने के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर निकली थी, तभी 3 लोगों ने उसका अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर में दुष्कर्म मामले पर गैर जिम्मेदाराना रवैया और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। तृणमूल हटाओ बेटी बचाओ, it is the main slogan in everywhere in Bengal. Trinamool should go, not cooperate with the victim family. Till now not hand over the medical report. They don't allow leader of opposition to talk with doctors. They blockade the Mahila Commission, Women Commission coming from Odisha. दुर्गापुर सामूहिक बलात्कार मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नाराजगी जाहिर की है। सीवी आनंद बोस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना होगा। Let me first go and assess the situation in the field. Then I will make my comment. Such instances are on the increase in West Bengal. This shows a degeneration in society. Government has to act firm. We will certainly take stern steps to ward off such things in future. पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं।
भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीड़िता पर सवाल उठाना शर्मनाक है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं, लेकिन जब स्टेट की महिला चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महिलाओं को घर के अंदर रहने वाले बयान के बाद वरिष्ठ तृणमूल सांसद सौगत रॉय भी यही सलाह दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को हर जगह तैनात नहीं किया जा सकता, तो फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का क्या मतलब है? जिसके साथ कॉलेज के लेक्चर रूम में क्रूरता की गई, उसने तो बाहर कदम भी नहीं रखा था। ये एक सरकारी कॉलेज है और इसलिए ममता बनर्जी की सीधी निगरानी में है। इसके अलावा दुर्गापुर कॉलेज में एमबीबीएस की द्वितीय वर्ष की एक दलित छात्रा रात 8 बजे भोजन करने के लिए बाहर निकली। रात 8 बजे लोगों के बाहर निकलने का सामान्य समय होता है। क्या तृणमूल कांग्रेस का तर्क ये है कि महिलाओं को खाना पीना, सांस लेना और यहां तक कि जीना भी बंद कर देना चाहिए क्योंकि राज्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता? यह कैसी मानसिकता है? ममता बनर्जी को 2026 में पद से हटा देना चाहिए। वो बंगाल की महिलाओं के लिए अभिशाप है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने 66 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सूची के अनुसार भागलपुर से अभयकांत झा, बढ़हरिया से डॉक्टर शाहनवाज, शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लाल बाबू यादव, कल्याणपुर से मंतोष सहनी, संदेश से राजीव रंजन सिंह, बाजपट्टी से आजम अनवर हुसैन, हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर, नरपतगंज से जनार्दन यादव और इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। गौरतलब है कि पार्टी इससे पहले 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। इस तरह अब तक कुल 117 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान और हाजी इरफान के ठिकानों पर ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। इरफान इंडियन फ्रोजन फूड के मालिक हैं। दोनों भाइयों का 1000 करोड़ रुपए का कारोबार है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी भी मौजूद है। बता दें कि सुबह 6 बजे 70 गाड़ियों से 100 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी संभल पहुंचे। उन्होंने इमरान और इरफान के आवास, फैक्ट्री पर एक साथ छापे मारे। कंपनी के 4 कर्मचारियों के आवास पर भी टीम ने दबिश दी है। मौके से इनकम टैक्स चोरी के कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं टीम के द्वारा। वहीं हाजी इरफान और इमरान मौके से फरार हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने प्रियंक खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रियंक खड़गे के आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बयान पर कहा कि उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जब देश में कहीं आपदा आती है तो सबसे पहले संघ के स्वयंसेवकों की टीम पहुंचती है। देश में अगर आपदा आती है तो पहला व्यक्ति कौन होता है? वो गणवेश में स्वयंसेवक होता है जो वहां सबसे पहले पहुंचता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हमें प्रियंक खड़गे जी से, उनके पिताजी से, कांग्रेस पार्टी से संघ की निष्ठा के लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वो अपना सर्टिफिकेट, अपना ये फरमान अपने साथ रखे। देश की जनता मजबूती के साथ संघ और संघ के विचारों के साथ खड़ी है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की बैठक हुई। इस दौरान
एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत और कनाडा के बीच संबंध ठीक हो रहे हैं। हम लगातार साझेदारी बढ़ाने, आवश्यक तंत्रों को बहाल करने और दोबारा से सब ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनानस्कीस में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ बैठक के दौरान कहा था कि भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। India-Canada bilateral relations have been steadily progressing in the last few months. We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले 5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्डथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तकनीक के मजबूत आधार पर ही समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। 2047 तक देश को विकसित और समृद्ध बनाने में योगदान देने के लिए देश भर के स्कूली बच्चे सोमवार को इकट्ठा हुए। मौका था विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE ने मिलकर किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से इस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली के 2 स्कूलों, मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली कैंट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय 2 का दौरा भी किया और बिल्डथॉन में हिस्सा ले रहे बच्चों के साथ संवाद किया। बिल्डथॉन 2025 पर विकसित भारत 4 थीम के ऊपर स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्धि को लेकर लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है। विकसित भारत बिल्डथॉन में देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों, आकांक्षी जिलों और जनजातीय इलाकों के बच्चों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने राष्ट्रीय महत्व के 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत की थीम पर प्रोटोटाइप तैयार किए। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया ज़ेफायर साइट, जो स्वदेशी थीम के अंडर आता है। इसमें हमने स्वदेशी थीम इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि ये आइडिया सिर्फ इंडिया में ही बना है, इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसमें ऑटोमेटिकली सारी अटेंडेंस सिस्टम एंड अगर कोई बच्चे की जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सिस्टम के थ्रू हमारे एडमिन्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स को चली जाएंगी। यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसको लोग ऐसे ही बहा देते हैं ड्रेनेज में, जिसकी वजह से क्लॉगिंग होती है और ऑयल स्पिल्स होते हैं। तो हमने उसका एक जुगाड़ निकाला कि हम क्यों ना इसको एक क्लीन बायोडीजल में बना सके और सेल्फ रिलायंट इंडिया बना सके। ऑयल डोनेटर है, वो यहाँ पे अपना फिल आउट कर सकते हैं। जब भी वो फ्री हो हम वहाँ पे जाके उनसे ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा है ताकि वो जो कम्युनिटी है वो एंगेज रहे। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 विजेताओं को जिला स्तर पर, 100 विजेताओं को राज्य स्तर पर और शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये पहल स्कूली स्तर पर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। चंद्रशेखर के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। विद्यालय स्तर के नवोन्मेषकों के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 में देश भर के स्कूली छात्रों ने नवाचारों और अपनी वैज्ञानिक सोच को प्रस्तुत करने वाले मॉडल्स प्रस्तुत किए। नई दिल्ली में छात्रों के ऐसे ही नवाचारों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने।
बिल्डोथॉन 2025 में स्कूली बच्चों ने तमाम तरह के नवाचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मिट्टी में नमी जो है उसको ये डिटेक्ट करता है। एक यंत्र है जो मिट्टी में नमी है उसको नापता है और उसको इस स्क्रीन पर हमें दिखा देता है। यहाँ पर एक अर्बन ग्रो करके एक ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, क्या है ये और इसकी क्या खासियत है? एक ऑटोमेटेड इंडोर सेटअप बनाया है जिसमें लोग सेंसर्स यूज़ करेंगे और इसमें जो सारे सेंसर्स है वो डेटा कलेक्ट करेंगे। से उसका जो सॉइल मॉइस्चर वो कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, सनलाइट कितनी है, ये सब वो सेंसर्स मेजर करेंगे। उसके बाद वो सब उसे एक ऑडियो भेजेंगे। ऑडियो वो उसको सब इवैल्यूएट करेगा कि कितना क्या होना चाहिए प्लांट्स के ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके जो है खेती बाड़ी जो है वो की जा सकती है या छोटी स्तर पर जो फार्मिंग जो है वो की जा सकती है, ऐसे एक प्रोजेक्ट यहाँ पर है। ये क्या बनाया आपने? ये हमने एक सस्टेनेबल सिटी बनाई है नए भारत के लिए, जिसमें लोग आसानी से रह पाएँ और हमारे प्लैनेट को कम से कम नुकसान पहुंचा। क्या क्या है इसमें? इसमें हमारे वर्टिकल सिटी के टावर्स हैं जिसमें पूरा एक शहर एक साथ रह सकता है और ग्राउंड कम से कम यूज़ होगा। एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जिससे हम सारा गंदा पानी साफ़ कर पाएँ विदाउट एनी डैमेज और एनीथिंग। ये फूड सिक्योरिटी का एक रोबोट है। ये प्लांटिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको इनोशिया यूज़ करना होता है फॉर रजिस्टरिंग द एग्जैक्ट सीड इन द एग्जैक्ट प्लॉट। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लार्ज सीड अगर आपको एक स्पेसिफिक लार्जेस्ट प्लॉट में डालना है तो हम इसे इस क्लॉज में डालेंगे एंड उसके बाद ये एक जर्की मूवमेंट से पीछे जाएगा जिससे सीड्स सारे फॉल हो जाएंगे और वो प्लांट हो जाएंगे। जो फल है फ्रूट्स है उनको सेंसर करता है, उनकी क्या क्वालिटी है, किस स्थिति पे वो है, उनको ये बताता है। लाल फलों को दिखाता है कि वो तोड़ने के लिए पेड़ से तोड़ने के लिए रेडी हैं। हरे फलों को दिखाता है कि वो अभी तोड़ने के लिए रेडी नहीं है, अभी अनराइप हैं। काले फलों को दिखाता है कि वो ख़राब हो चुके हैं और उन्हें फेंकना है। कई सारे लोगों की मौत होती है और कई सारे लोगों को चोट लगती है टाइगर और लेपर्ड अटैक्स की वजह से। सो बेसिकली ये हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए और फॉरेस्ट रेंजर्स के लिए एक बहुत अच्छा सल्यूशन है जो वो पहन के जा सकते हैं। और हमारी गारंटी है कि 8 से 10 मीटर में टाइगर या फिर लेपर्ड या फिर चीता उनके पास नहीं आएगा। ये अल्ट्रासाउंड के साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है। हमने इसके अंदर आर्डिनो ऊनो और 2 अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स का इस्तेमाल किया है। जो भारत की तस्वीर है, जो भारत का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल है और किस तरीके से नए प्रयोग करके नई तकनीकों का उपयोग करके जो ये स्कूली बच्चे हैं वो एक नया भारत गढ़ रहे हैं। कैमरामैन मोहित ऊटे के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रूस की यात्रा पर हैं। इस सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य कालमिकिया विश्वविद्यालय पहुंचे। डायरेक्टर और कालमिकिया के संस्कृति मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष लेकर रूस के कालमिकिया गणराज्य की राजधानी एलिस्टा पहुंचे हैं, जहां 7 दिनों तक बुद्ध के अवशेषों को लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। ये यात्रा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। कालमिकिया विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें जीवन में संतुलन बनाने और बुद्ध के जीवन की शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब हम आधुनिक तकनीक और संचार प्रणालियों पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं, जिनमें हमारी सोच और मन को प्रभावित करने की क्षमता है। इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं, जिन पर हम धीरे धीरे अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं। जीवन में कार्य और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भगवान बुद्ध के धम्म और उनके उपदेशों की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप उनके शिक्षाओं को आत्मसात करें। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इकोनॉमी में 2025 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकीर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिलेगा। उन्होंने नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है। मोकीर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के नए सामान्य बनने के कारणों के उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। 1992 के एक लेख में उन्होंने रचनात्मक विनाश नामक एक गणितीय मॉडल तैयार किया। जब कोई नया और बेहतर उत्पाद बाजार में आता है
तो पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां हार जाती हैं। और आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से था। गाजा में बंधकों की रिहाई की खबर सुनते ही इजरायली लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर लोग हाथों में इजरायल का झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आए। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो किसी ने अपने रिश्तेदार से मिलने का लुत्फ उठाया। हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए 20 जीवित इजरायली बंधकों को सीज फायर समझौते के तहत रिहा किया है। इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायल द्वारा रिहा किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला किया। 2 साल तक चले संघर्ष के बाद इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू हो गया और अब बंधकों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली जारी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायल पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायली संसद नेसेट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने नेसेट में अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। ट्रंप इजरायल की संसद को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे थे। ट्रंप इसके बाद मिस्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सह अध्यक्षता करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। इस बीच फिलिस्तीनी लोग उत्तरी गाजा में अपने तबाह घरों में लौटने लगे हैं और सीमित मात्रा में मानवतावादी सहायता पहुंचनी शुरू हुई है। और वहीं दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने दम दिखाया और भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया है। जॉन कैंपबेल और शे होप ने शानदार शतकीय पारी खेली। वेस्टइंडीज दूसरी पारी में 390 पर ऑल आउट हुई। जॉन कैंपबेल 115 और शे होप ने 103 रन की पारी खेली। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित की थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। ऐसे में टीम अगर दिल्ली टेस्ट को जीतने में सफल रहती है तो टीम सीरीज को क्लीन स्वीप करने में भी सफल होगी। और अभी इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।